हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग 20 नए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1540 में, 1556 में या 1576 में? जैसा कि ऑप्शन से प्रतीत होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, 1540 में कालिंजर का युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा 1576, 18 जून को हुआ था। और यह युद्ध जो था मेवाड़ के राजा राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह, जो आमेर का राजा था, उनके बीच चला था। इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई और मान सिंह विजयी हुआ। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? व्लादिमीर पुतिन रूस के, यूक्रेन के, ऑस्ट्रिया के या फ्रांस के? तो व्लादिमीर पुतिन 1999 से 2000 तक रूस के प्रधानमंत्री थे। 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक फिर रूस के प्रधानमंत्री बने और 2012 से अब तक व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं। ये पहले केजीबी के अध्यक्ष थे। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 3, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, हेंस लिपार्से ने, लिवेन हुक ने, न्यूटन ने? न्यूटन ने भी दूरबीन के में कुछ सुधार किया था। लिवेन हुक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। गैलीलियो और हेंस लिपार्से, इन दोनों का योगदान जो है दूरबीन में है, दूरबीन के निर्माण में है। हेंस लिपार्से एक डच घड़ीसाज थे। इन्होंने अपना पहला दूरबीन बनाया था 1608 ईस्वी में। यह दूरबीन जो था किसी वस्तु को उसके आकार से 3 गुना बड़ा करके दिखाता था। लेकिन 1609 में गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाया, ये किसी वस्तु के आकार को 20 गुना बड़ा करके दिखाता था। और गैलीलियो के द्वारा बनाए गए दूरबीन से चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के क्रेटर के बारे में, बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रहों के बारे में, शनि ग्रह के छल्लों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो हमारा उत्तर होगा हेंस लिपार्से। हेंस लिपार्से ने दूरबीन का आविष्कार किया था और उस दूरबीन में 1608 में लिपार्से, 1608 में, 1609 में गैलीलियो ने इसमें व्यापक सुधार किया और नए दूरबीन का विकास किया। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है उभय उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर जो है हमें अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करने के लिए कहता है। हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अगला सवाल है 5 नंबर, भारत के विदेश मंत्री कौन है? 2019 में जब मोदी सरकार फिर से पुनः चुन करके भारत में अपनी सरकार बनाई, तो विदेश मंत्री के रूप में मोदी सरकार ने किसको अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया? एस जयशंकर को, पीयूष गोयल को, सुरेश प्रभु को? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर एस जयशंकर, जो पहले भारत के विदेश सचिव थे, उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। डॉक्टर एस जयशंकर, जयशंकर। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है 6 है। प्रश्न संख्या 6 है,
सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, पोटास एलम या बोरेक्स? तो सुहागा जिसका उपयोग जो है सोनार के यहाँ सोना गलाने के लिए किया जाता है, उसका रासायनिक नाम है बोरेक्स। बोरेक्स, बोरेक्स। इसका अणुसूत्र होता है N2B4O7.10H2O। ये इसका अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? मेलियस, इंकस, स्टेप्स, फिबुला? तो देखिए मेलियस, इंकस, स्टेप्स ये तीनों कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। ये तीनों की तीनों हड्डियां कान में पाई जाती हैं, जबकि फिबुला हमारे पैर के नीचे वाले भाग यानी टखना के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें दो हड्डियां पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। तो हमारा उत्तर होगा सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है दांत का एनामेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। तो हमारा उत्तर होगा स्टेप्स, स्टेप्स। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन पायस का उदाहरण है? गोंद, मक्खन, स्टार्च या धुआं? तो हमारा पायस क्या है? दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव जब आपस में घुल मिल जाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको पायस कहते हैं, यानी इमल्सन कहते हैं। इमल्सन, अंग्रेजी में इसको इमल्सन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है मक्खन है। मक्खन जो है पायस का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 में नीति आयोग का स्थापना किया गया। योजना आयोग को हटाया गया और उसके जगह पर नीति आयोग को संस्थापित किया गया, और उसके पदेन अध्यक्ष जो हैं उसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत जो हैं नीति आयोग के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और राजीव गौबा जो है कैबिनेट सचिव हैं। तो हमारा उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के 2014 से अब तक नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है उर्वशी के रचनाकार कौन है? शिव पूजन सहाय, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर? 1961 में रामधारी सिंह दिनकर ने एक काव्य नाटक की रचना की थी जिसका नाम उर्वशी है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की अमर कीर्ति है। तो उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर और वर्ष था, इन्होंने 1961 में इस पुस्तक की रचना की थी, 1961 में। और यह जो है एक काव्य नाटक है, काव्य नाटक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1928 के कोलकाता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1929 में रावी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत में पूर्ण स्वराज्य का मांग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने 1920 के दशक में ही शुरू कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के अलावे राम प्रसाद बिस्मिल के जो क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसने 1920 के दशक में पहली बार भारत में
होम रूल के जगह पर सेल्फ इंडिपेंडेंस यानी पुण्य स्वराज्य का मांग किया था। उन्होंने होम रूल की मांग नहीं की थी। होम रूल की मांग भारत में एनी बेसेंट और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1916 में। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने रावी के तट पर पहली बार पुण्य स्वराज कांग्रेस की ओर से, नहीं तो पहले कांग्रेस डोमिनिकन स्टेट की मांग कर रही थी, पुण्य स्वराज का डिमांड हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखें। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आप जानते हैं भारत में का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है और दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? हरीश साल्वे, तुषार मेहता, किरीट रावल, सोली सोराब जी। तो हमारा उत्तर होगा तुषार मेहता। तुषार मेहता जो हैं ये 10 अक्टूबर 2018 से भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। तुषार मेहता, तुषार मेहता भारत में 6 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी नियुक्ति किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है कैबिनेट की जो संगठन उसके द्वारा किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल का तुषार मेहता ये है 2018 से अब तक 2018 में 10 अक्टूबर 2018 को इनकी नियुक्ति हुई थी और वहां से उस समय से अब तक ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और इसका कार्य जो होता है यह अटॉर्नी जनरल को सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। भारत में कोणधारी यानी शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जैसा कि आपको ज्ञात है भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनमें से कोणधारी या शंकुधारी वन भी है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। इस वन का प्रमुख वृक्ष है देवदार, स्प्रूच, लार्च, एक कोणधारी वन के वृक्ष हैं। ये हमारा ऑप्शन है हिमालय पर्वत पर, सतपुरा की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर या अरावली की पहाड़ियों पर। तो हिमालय पर्वत के 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में भारत में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों की खासियत यह होती है कि इनकी लकड़ियां बहुत ही मुलायम होती है। तो उत्तर होगा हिमालय पर्वत पर और ऊंचाई क्या है 1500 से 3000 मीटर। हिमालय ऊंचाई है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14। लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा, रॉट आयरन यानी पीटवा लोहा, पिग आयरन यानी ढलवा लोहा, स्टील यानी इस्पात। कास्ट आयरन को कहते हैं कच्चा लोहा, रॉट आयरन को कहते हैं पिटवा लोहा, रॉट आयरन को कहते हैं, पिग आयरन को कहते हैं ढलवा लोहा और स्टील को कहते हैं इस्पात। तो हमारा उत्तर होगा इस्पात। इस्ताप लिख रहे थे हम, इस्पात। कभी कभी मिसप्लेस होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो गलतियों को ही सुधारना है। छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को पिछाड़ देते हैं। उन छोटी छोटी गलतियों के कारण को दूर करना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि अब प्रश्न जो है परीक्षा में टेक्निकली पूछे जा रहे हैं और उनमें से सबसे नजदीक का उत्तर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि दूरबीन के आविष्कारक, तो उसमें गैलीलियो का भी नाम है और जो डच के घड़ीसाज थे उनका भी नाम है।
तो ये छोटा सा अंतर था। आज तक हम लोग जानते थे कि गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था और उसी के चलते, उस दूरबीन के चलते ही उनकी एक आंख खराब हो गई थी। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा कहलाता है, यानी रॉट आयरन। उत्तर होगा रॉट आयरन। रॉट आयरन। पिटवा लोहा का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कुदाल, हल वगैरह को बनाने में पिटवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। और इस लोहे में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, 0.12% से 0.24%। पिटवा लोहा में, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा जो होती है, कार्बन ये होता है 0.12% टू से 0.24%, बहुत ही मिनिमम होता है, जिसके कारण यह जो है इससे बनी वस्तुएं, औजार जो है जल्दी खराब नहीं होते हैं। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 0.10 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर? तो देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पर पावर -6 सेंटीमीटर, 10 पर पावर -6 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर -6 गुने 100, यानी 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 पर पावर, और फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो इंटू 10 हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होगा 10 रेज़ टू द पावर -6 प्लस 3, 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी 1/10 रेज़ टू द पावर 3, 10 का क्यूब। इसलिए 1 माइक्रोन बराबर होगा 1/Q है तो 1000 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है, यानी 0.001 मिलीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। ये ऑप्शन डी जो है 4 नंबर, यही हमारा उत्तर होगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का, विभवांतर का, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का या ऊर्जा का? तो हमारा उत्तर होगा ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल, ये मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन है रोम में, जनेवा में, द हेग में, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में, नीदरलैंड के एक शहर का नाम है द हेग। द हेग में इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी और इसके वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और इसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1946 को। 18 अप्रैल 1946 को 1946 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी यूसुफ
प्रश्न संख्या 18 है, आईसीसी का मुख्यालय कहां है? तो आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई में, लॉर्ड्स में, सिडनी में या केप टाउन में? तो आईसीसी का फुल फॉर्म हम लोग पहले जान लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, 1909 में, और वर्तमान में इसके 104 सदस्य देश हैं। इसकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है, अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। और लॉर्ड से आईसीसी का मुख्यालय हटा करके वर्तमान समय में दुबई में स्थापित किया गया है, दुबई में इसका मुख्यालय है। दुबई यूएई की राजधानी है। अगला सवाल है, डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? जस्ता यानी जिंक का, सीसा यानी लेड का, मैग्नीशियम का या आयरन का? तो हमारा उत्तर होगा डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है, इसमें जब 10% से ज्यादा मैग्नीशियम होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होती है, तो इस प्रकार के चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। जब डोलोमाइट में यानी चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक होती है, तो उसको शुद्ध डोलोमाइट कहा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम। और इसका अणुसूत्र होता है, डोलोमाइट का अणुसूत्र होता है CO3 ये इसका अणुसूत्र होता है। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम रासायनिक नाम है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 20 को अब हम लोग देखते हैं, सहारा मरुस्थल कहां है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? सहारा मरुस्थल कहां है? तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में अवस्थित है, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। भाग जो है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। और यह मरुस्थल जो है 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व के अफ्रीका के विभिन्न देशों मिस्र, मोरक्को, माली, लीबिया, नाइजर, सूडान और अल्जीरिया में फैला हुआ है, और अल्जीरिया। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।